नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। वोटिंग सुबह से शुरू हो चुकी है। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तराखंड की, और उत्तराखंड में अब तक 20% मतदान हो चुका है। सबसे पहले ऋषिकेश की अगर बात कर लें तो सुबह 11 बजे तक 17% मतदान यहां हुआ। वहीं देहरादून में सुबह 11 बजे तक 18% मतदान हुआ। देखिए, यहां पर हम बता रहे हैं उत्तराखंड में किस तरह से मतदान हो रहा है। हरिद्वार में सुबह 11 बजे तक 11% मतदान जो है वो हो चुका है। उत्तराखंड में अब तक कुल मिलाकर 20% मतदान हो चुका है। यहां पर अगर बात कर लें तो सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हुआ है और 11 बजे तक के ये आंकड़े हैं जो अब तक बताए जा रहे हैं, पहुंचाए जा रहे हैं। 18% मतदान सुबह तक हुआ है। सबसे अहम चीज अगर हम उत्तराखंड की बात कर लें, पहाड़ों की अगर बात कर ले, देवभूमि उत्तराखंड की बात कर ले, तो सबसे अहम है कि क्या इस बार ये मिथक टूटेगा। क्या बीजेपी कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी जिस तरह से दावा ठोक रही है, क्या कर्नल कोठियाल के आने से ये मुकाबला जो त्रिकोणीय हुआ है, क्या एक बार फिर से ये जो दो पार्टियों के बीच चल रही है सत्ता, क्या तीसरी पार्टी को इस बार सत्ता मिलेगी, या फिर उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही एक बार फिर से कड़ा मुकाबला देखने को मिला। ये वोटिंग प्रतिशत आपको दिखाया जा रहा है। अल्मोड़ा में भी सुबह 11 बजे तक 11% मतदान हुआ है। मतदान प्रतिशत आपको बता रहे हैं, नैनीताल में सुबह 11 बजे तक 9% मतदान हो चुका है। तो ऋषिकेश में 11 बजे तक 17% मतदान हुआ है। देहरादून में 11 बजे तक 18% मतदान हुआ है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं अब तक का अपडेट। लगातार हर जगह से हमारे संवाददाता जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। चप्पे चप्पे पर हमारे मतदाता मौजूद हैं। सीधा रुख करेंगे अपने मतदाताओं का और आपको बताते हैं कि इस वक्त आप यहां पर देख सकते हैं हमारे साथ लगातार सहारनपुर, संभल, रामपुर और हर जगह से जो मतदाता हैं वो हमारे साथ, माफ कीजिएगा, हमारे संवाददाता जो है वो मौजूद हैं। रोहित विक्रम सिंह के पास हम आना चाहेंगे। रोहित, उत्तराखंड में बात कर लें तो क्या लगता है, अभी तक जिस तरह हम लगातार देख रहे हैं एक उत्साह है मतदाताओं में घर से बाहर निकलने का, वोट करने का, इस वक्त क्या कहते हैं आंकड़े? बिल्कुल, देखिए चारुल, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो अब तक 11 बजे तक 18.97% मतदान उत्तराखंड में हुआ है। सुबह हालांकि इक्का दुक्का जो मतदाता है वो मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे थे, लेकिन अब मतदाताओं की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। अब लगातार जो महिलाएं हैं वो अपने किचन से फ्री हुई हैं और लगातार जो है मतदान स्थल पर पहुंच रही हैं। इस समय हम देहरादून की धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और धर्मपुर विधानसभा सीट के लिए मतदान हो रहा है। कांग्रेस से यहाँ पर पूर्व खेल मंत्री दिनेश अग्रवाल चुनावी मैदान में है, जबकि भारतीय जनता पार्टी से विनोद चमोली चुनावी मैदान में है। तमाम लोग जो इस समय मतदान करने पहुंच रहे हैं वो चाहते हैं कि इस बार जो उनका नेता बने वो विकास के एजेंडे पर काम करे। तमाम लोग हैं, मतदाता हैं, इनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिर किस मुद्दे को लेकर ये इस बार चुनावी मैदान में। भाई साहब, किन मुद्दों को लेकर इस बार जनता वोट कर रही है? आप कुछ कहना चाहेंगे, किस मुद्दे को लेकर जनता इस बार वोट करेगी? मेरे हिसाब से तो सब लोग विकास को ही लेकर के वोट कर रहे हैं। डेवलपमेंट किस हिसाब से हो रहा है वही ज़्यादा बहुमूल्य चीज़ है। बाकी एजुकेशन वगैरह पे भी ध्यान दिया जा रहा है, वही चीज़ें हैं। आप बताइए, महिलाएं किन मुद्दों को लेकर वोट कर रही हैं इस बार? यही कि गवर्नमेंट ने किस टाइप से पब्लिक के लिए काम किया है, कैसे डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं। तो देखिए चारुल, ये तमाम जो मतदाता हैं ये विकास के मुद्दे को लेकर, सुरक्षा के मुद्दे को लेकर और तमाम अन्य मुद्दों को लेकर इस बार मतदान केंद्रों पर पहुंचे हैं और भारी संख्या में पहुंचे हैं और लगातार जो इस संख्या में इजाफा हो रहा है। 2017 की अगर बात करें तो 64% मतदान उत्तराखंड में हुआ था। इस बार चुनाव आयोग का पूरा प्रयास है कि इस बार चूंकि मौसम भी सही है और 2022 के चुनाव में चुनाव आयोग चाहता है कि मत प्रतिशत में भारी इजाफा हो। बिल्कुल रोहित, आप बने रहिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान भी हैं। गर्ग साहब, आपको क्या लगता है, जिस तरह हम लगातार बात कर रहे हैं और उत्तराखंड में जो मिथक है, कहा जाता है कि
बीजेपी देखिए यहाँ तमाम कोशिशें कर रही है कि उस मिथक को तोड़ दे। कांग्रेस भी इसी बात को लेकर आश्वस्त है, क्योंकि अगर बीजेपी की बात कर ले, जो भी मुद्दे रहे, आप देखिए कि दूर का दृष्टिकोण उसमें नहीं था। आप तमाम मुद्दे देखिए, आप देखिए कि किस तरह से देवस्थानम एक्ट लाया गया, उसके बाद बैकफुट पर आए। गैरसैंण का मुद्दा आगे आए बजट सत्र के बाद, हालांकि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जो थे उन्हें यहां पर बुला लिया गया, उसके बाद सीएम की कुर्सी चली गई। वहां से आप देखिए गैरसैंण के मुद्दे पर भी बैकफुट हुए। यानी सरकार ने तमाम मुद्दे लेकर आगे तो चले, लेकिन उसके बाद बैकफुट पर आगे, दृष्टिकोण की कमी थी। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे माइनस पॉइंट यही है कि उन्होंने 5 साल में 3 मुख्यमंत्री दिए। 3 मुख्यमंत्री देना ही अपने आप में ये बताता है, जनता को ये संदेश देता है कि कहीं ना कहीं वो पहले वाले मुख्यमंत्री की परफॉर्मेंस से खुश नहीं थे, या उनको लग रहा था इसे और बेहतर किया जा सकता है। तो अभी जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं पुष्कर धामी जी, वो जब से आए हैं वो जितना बेहतर हो सका है उतना करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है जो मिथक है, जो पीछे अभी तक ट्रेंड चला आ रहा है 5 साल वो 5 साल वो, तो शायद इस बार भी वो कहीं टूटने से बच जाए और वो मिथक बना रहे, ऐसा संभावना दिखती है। जहाँ तक आम आदमी पार्टी का पर्सन है, उसने पूरी मेहनत और पूरी ताकत झोंकी है उत्तराखंड चुनाव में, लेकिन अभी तक वो इस स्थिति में नहीं है कि वो सरकार में आ सके। जहाँ तक वोट शेयरिंग का सवाल है, आम आदमी पार्टी की जो वोट शेयरिंग है अभी तक जो पूरे देश में देखने को हमें मिली है, वो बीजेपी के कैडर वोटों को अपनी तरफ नहीं ले पाती, वो कांग्रेस के ही वोटों में कहीं ना कहीं शेंड डालती है। तो अगर आम आदमी पार्टी कहीं वहाँ और मुखर हुई तो ये कांग्रेस को कहीं ना कहीं नुकसान करेगी, और हो सकता है फिर बीजेपी दोबारा वापस सरकार में आ जाए और इस मिथक को तोड़ दे। यानी मेरा ये मानना है, अगर बीजेपी सरकार में कहीं आती है तो इस मिथक को तोड़ती है, तो उसमें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का सहयोग रहेगा। बिल्कुल, देखिए गर्ग साहब, लगातार बीजेपी पे तो यही प्रेशर है कि उसने 3 मुख्यमंत्री बदले। हालांकि उसको भी पॉजिटिव करके दिखाया जा रहा है कि हम बेहतर गवर्नेंस देना चाहते हैं, इसलिए हमने बार बार मुख्यमंत्री बदले हैं। देखिए, हम आप ही के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन अगर गैरसैंण की बात करें तो आम आदमी पार्टी अभी इस मुद्दे को शांत नहीं होने देना चाहती है। आम आदमी पार्टी ने गैरसैंण को अपने मैनिफेस्टो में भी शामिल कर लिया है और दिल्ली मॉडल को लेकर चल रही है, जबकि उत्तराखंड और दिल्ली में जमीन आसमान का अंतर है मुद्दों की अगर बात करें तो। देखिए, दिल्ली मॉडल जहाँ तक सवाल है, दिल्ली वालों को दिल्ली मॉडल ठीक से पता है। वो मॉडल शायद उत्तराखंड, पंजाब या यूपी या अन्य गोवा, इन लोगों को शायद पता नहीं है। वहाँ पे जिस तरह की प्रचारित होती है, दिल्ली वाले कभी कभी उसको देख के हंसते भी हैं। इसलिए दिल्ली मॉडल की बात नहीं है, जो लोकल मुद्दे हैं वो ही ज़्यादा हावी होते हैं। मैंने जैसे पहले बताया, सरकार के पास 3 मुख्यमंत्री बदले, कुछ चीज़ें उन्होंने फैसले किए, बैकफुट पे आई, उनको वापस लिया, ये सारी उनका माइनस पॉइंट है। ये ठीक है, केदारनाथ में जिस तरह से त्रासदी हुई, उसका जिस तरह से विकास हुआ, ये एक प्लस पॉइंट है। 1 रैंक 1 पेंशन, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें सैनिक या अपने उनसे जुड़े हुए परिवार उत्तराखंड में है, उसका लाभ कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलेगा। कहीं ना कहीं सैन्य धाम बनाने की बात हुई, उसका लाभ कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलेगा। और कांग्रेस में जो फूट है, कांग्रेस में फूट जग जाहिर हुई है, उत्तराखंड के लोग भी इसको देख रहे हैं। हरीश जी या नेता प्रतिपक्ष या उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके बीच में उतना बेहतर सामंजस्य नहीं है जितना होना चाहिए, ये लोग भी देख रहे हैं। अभी मैं जो चर्चा कर रहा था चक्राता, जहाँ पे नेता प्रतिपक्ष लगातार जीतते आए हैं, आप ये देखिए सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज वहाँ पे है। वोटिंग परसेंटेज कहीं बढ़ता है तो ये मान के चलते हैं जो मौजूदा स्थिति है, लोग उसमें बदलाव चाहते हैं और इसलिए उसको वोट कर रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प है, वो विधायक बदलना चाहते हैं या सरकार बदलना चाहते हैं। गर्ग साहब, हम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, क्योंकि हम देखिए जिस तरह लगातार बात कर ही रहे हैं, आपको जब मिथक की बात करें, पहले मिथक की बात करेंगे फिर आगे भी बढ़ेंगे। मिथक की बात अगर हम कर ही रहे हैं तो जहां आपने कहा कि विधायक बदलना चाहते हैं या फिर सरकार, तो ऐसी एक सीट और है उत्तरकाशी की गंगोत्री सीट, जिसपे कहा जाता है कि जिसने गंगोत्री सीट को जीत लिया, जिस पार्टी ने, उसने सरकार बना ली है वहां पर। और ये मिथक देखिए 60 सालों से चला आ रहा है। तो इस बार क्या लगता है, सबसे अहम चीज है कि बीजेपी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। बीजेपी अध्यक्ष भी वहां पर गए, चुनाव प्रचार किया। आपको याद होगा दिवंगत सीडीएस रावत, उनके भाई, उन्होंने भी लगातार इस सीट पर प्रचार किया है बीजेपी के पक्ष में। लेकिन मुकाबला यहां पर भी त्रिकोणीय है। यहां मिथक टूटेगा, विधायक जीतेगा या फिर पार्टी? मुझे लगता है यहाँ मिथक टूट भी सकता है, क्योंकि विधायक तो मुझे लगता है वहाँ नहीं बदलेगा, लेकिन शायद मैंने कहा ना, नेक टू नेक फाइट है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच। मैं आम आदमी पार्टी को वहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबले में कोई बहुत बड़ी संभावनाओं के साथ नहीं देखता, लेकिन आम आदमी पार्टी ये जरूर कर सकती है कि कहीं ना कहीं वो कांग्रेस या फ्लोटिंग वोटों में शेंद लगा करके अगर अपने पक्ष में कुछ कर पाई तो इसका देर सवेर सीधा या परोक्ष रूप से फायदा होने का भारतीय जनता पार्टी को ही फायदा होगा। तो हो सकता है कि आम आदमी पार्टी की पूरी रस्साकसी और पूरी मेहनत का फायदा भारतीय जनता पार्टी ले जाए और इस मिथक को तोड़ दे। नहीं तो ये मिथक टूटना नजर आता है। गंगोत्री में हो सकता है विधायक ना बदले, लेकिन हो सकता है सरकार वहां पे बदल जाए।
अच्छा, अगर हम 2017 की बात कर ले तो उस वक्त माना जा रहा था कि क्योंकि हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, हालांकि एक मिथक तोड़ने वाली बात ही थी, लेकिन ये कहा गया कि बीजेपी को बीजेपी ने नहीं बल्कि कांग्रेस ने जिताया था, क्योंकि कांग्रेस के जो चेहरे थे, बड़े चेहरे, उन्होंने भारी मात्रा में बीजेपी ज्वाइन की। हालांकि इस बार चुनाव में फिर देखा गया लोगों ने एक बार फिर से अपने दल बदले, लेकिन उस वक्त जो स्थिति थी 2017 में, कांग्रेस के ही लोगों ने बीजेपी को जिताया था क्योंकि वो बीजेपी में आए थे। इस बार फिर हमने यही देखा है। क्या लगता है इस बार में क्या होगा? मिथक बरकरार रहेगा या फिर जिस तरह दूसरी पार्टी ही एक पार्टी को जिता रही है? देखो, जिस तरह से नेता, जितनी भी पार्टियों के नेता है, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, चुनाव से ठीक पहले अपना दल बदलते हैं। इससे यह बात तो स्पष्ट हो जाती है कि विचारधाराओं की लड़ाई चुनाव नहीं रह गए हैं, क्योंकि नेताओं के विचारधारा पल में बदल जाए, 5 साल जिस पार्टी के साथ रहे और 1 महीने पहले ही बदल के दूसरी पार्टी में चले जाएं, तो ऐसी विचारधारा से तो काम नहीं होता। यानी अब ये पार्टी विचारधाराओं पर नहीं चल रहा चुनाव, ये चुनाव चल रहा है चेहरों पर या उनके समर्थकों पर। तो हम आगे भी देखिए उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे, लेकिन हमारी चर्चा से ज्यादा जरूरी है कि जो इस वक्त की बड़ी खबर है वो अपने दर्शकों को बता दें। ईवीएम खराब होने को लेकर समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से शिकायत की है। पहले चरण में भी ये शिकायत देखने को मिली, एक बार फिर से अब आपको बता दें, चुनाव आयोग से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है समाजवादी पार्टी ने। आखिर ईवीएम खराब क्यों हो रही है? पहले चरण में भी आपने देखा कि किस तरह से अलग अलग जगह पर ईवीएम खराब हुई थी। इसको लेकर समाजवादी पार्टी ने कहीं ना कहीं नाराजगी जताई थी। चुनाव आयोग से शिकायत की गई है, लिखित में शिकायत की गई है और ईवीएम खराब होने को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपनी शिकायत दर्ज कराई है। चुनाव आयोग से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की गई है। तो अहम खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं, ईवीएम खराब होने को लेकर समाजवादी पार्टी ने शिकायत की है। चुनाव आयोग से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि ईवीएम खराब होने की खबरें आ रही हैं। ईवीएम खराब होने को लेकर समाजवादी पार्टी ने ये शिकायत की है। बिल्कुल, हमारे साथ अरुण जायसवाल जुड़ गए हैं बरेली से। अरुण, आपके पास आएंगे। इस वक्त क्या देख पा रहे हैं? मतदाताओं का रुझान कैसा है? क्या है मुद्दे हैं? देखिए, इस वक्त 12 बज चुके हैं, 11 बजे तक जो वोटिंग प्रतिशत था वो हम अपने दर्शकों को बता चुके हैं। इस वक्त कैसा उत्साह है वहां पर मतदाताओं में? बरेली की बात करूं तो बरेली में उत्साह किसी प्रकार का भी कम नहीं है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि महिलाएं जो है जागरूक हो चुकी हैं और पूरे तरीके से परिवार के साथ, भाई के साथ और अपने पिता के साथ निकल कर आ रही हैं और मतदान कर रही हैं, अपने मतदान का पूरा प्रयोग कर रही हैं। और ये मैं अभी सुन रहा था कि डिबेट में बात चल रही थी कि इस बार का जो मुद्दा है वो विकास का है। इस बार सभी लोग विकास को लेकर बात कर रहे हैं और ये जातिवाद की जो बात है वो खत्म होती जा रही है। मैं बरेली की बात करूँ तो बरेली यहाँ पर लोग हैं अपने वोटों का इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ पर किसी भी प्रकार की ऐसी घटना भी सामने नहीं आई है। जैसे कि ये भी बता रहे थे कि समाजवादी पार्टी ने शिकायत की है, लेकिन बरेली से ऐसी कोई शिकायत यहाँ से अभी तक कोई होती दिखाई नहीं दी। अभी हम भी डीएम साहब से भी बात की थी, लेकिन उन्होंने भी बताया कि यहाँ पर सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। बिल्कुल, आप बने रहिए, हम आपके पास आगे भी आएंगे, आपसे भी जानेंगे। गर्ग साहब हमारे साथ बने हुए हैं। गर्ग साहब, आपको क्या लगता है, पिछली बार देखिए, अगर हम सबसे पहले हम चलिए ओवरऑल मुद्दे की बात करते हैं। दूसरे चरण का ये चुनाव है। पहले चरण में किसान आंदोलन जो था वो बहुत ज्यादा हावी रहा। अगर दूसरे चरण की बात कर ले तो किसान आंदोलन या फिर सांप्रदायिकता का सुर छेड़ने की कोशिश जिस तरह से पार्टियों ने की है, क्या असर रहेगा? उत्तर प्रदेश का चुनाव कभी भी धर्म और जाति के बिना होता ही नहीं है। अभी तक का ट्रेंड तो ये देखने में आया ही है। और ये जो दूसरे चरण का चुनाव है, इसमें जो अल्पसंख्यक जिनको हम कहते हैं वो एक बड़ी भारी मात्रा में इस सीटों पे प्रभाव डालेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। जहाँ तक ध्रुवीकरण का सवाल है, मैंने ये देखा है कि सभी पार्टियां कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण के पक्ष में आ जाती हैं, चाहे वो विपक्ष हो चाहे वो सत्ता पक्ष हो। लेकिन समझ में ये नहीं आता कि विपक्ष सत्ता पक्ष को परफॉर्मेंस पे घेरने की कोशिश क्यों नहीं करता और सत्ता पक्ष और सिर्फ परफॉर्मेंस की बात क्यों नहीं करता। लेकिन मैंने ये देखने में आया है कि इसमें विपक्ष ही कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को ये मौका देता है कि वो ध्रुवीकरण को आगे ला सके, क्योंकि वो परफॉर्मेंस के अगेंस्ट सवाल नहीं खड़ा करता, वो भी कहीं ना कहीं जाति और धर्म को लेकर ही सवाल खड़ा करता है और उनको भी लगता है शायद इसका लाभ उनको कहीं देर से देर मिलेगा। तो मुझे लगता है ये दूसरे चरण का जो चुनाव है, इसमें कहीं ना कहीं धर्म राजनीति परफॉर्मेंस के ऊपर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों ही जगह अलग अलग किस्म की राजनीति होती है। लेकिन आज गोवा में भी मतदान हो रहा है। गोवा की 40 सीटों पर एक ही चरण में आज मतदान हो रहा है। ग्राफिक्स के जरिए वो भी हम तस्वीर आपको दिखाएंगे। गोवा की पणजी सीट पर 24% मतदान हो चुका है। 11 बजे तक के वोटिंग अपडेट्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए, और 33% मतदान हो चुका है। इसके साथ ही अगली सीट की अगर हम बात करें तो मड़गांव में 25% वोट पड़ चुके हैं।
11 बजे तक के गोवा के वोटिंग अपडेट ग्राफिक्स के जरिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सबसे पहले न्यूज इंडिया पर मंड्रोव में 29% मतदान हो चुका है। इसके साथ ही सेंट क्रूज में 23% मतदान हुआ है। आज गोवा की 40 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में मतदान किया जा रहा है। पणजी पर 24% मतदान हो चुका है। इसके साथ ही स्क्वेचलिन में 33% मतदान हुआ। सीटों पे 301 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज ये मतदाता जो हैं वो करेंगे। अपने अपने वोटों का अधिकार जो है वो इस्तेमाल करेंगे। देखिए, इस वक्त हम गोवा की राजधानी पणजी में इस वक्त मौजूद है, जहां सुबह से ही तमाम जो अलग अलग बूथ सेंटर बनाए गए, वहां पर भारी तादाद में जो गोवा के स्थानीय लोग हैं वो घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपने वोट का इस्तेमाल जो है वो करके आ रहे हैं। किन किन चीज़ों को ध्यान में रख के इस बार आप वोट करने आए हैं? ये सब जो चल रहे हैं, पीपल से दे नीड चेंज, सो एक चेंज जो है वो दिमाग में रखा गया है। एंड पीपल से दैट लेट्स वी नीड चेंज इन गोवा, सो दैट वी हैव केप्ट इन माइंड, वो ध्यान में रखा गया है। तो इसके आधार पे किस तरह के चेंज, क्या बदलाव चाहते हैं गोवा में इस बार? बदलाव तो बहुत सारे चाहते हैं, लेकिन पहला है पर्यावरण की तरफ, दूसरा है अनएम्प्लॉयमेंट, तीसरा है डेवलपमेंट, बट नॉट डिस्ट्रॉइंग द एनवायरनमेंट, एंड जो ज़रूरी चीज़ें हैं विदाउट डिस्ट्रॉइंग इट, द डेवलपमेंट एंड रेस्ट। बिल्कुल कई सारे मुद्दे हैं। अपने अपने मुद्दों को ध्यान में रखते हुए लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। ये बताइए भाई साहब, किन किन चीज़ों को ध्यान रख के आज आप वोट डालने जा रहे हैं? हमको अच्छा से अच्छा पार्टी आने चाहते हैं जी। हमने भगवान से दुआ किया अच्छा पार्टी आ जाए जी। और गोवा में थोड़ा डेवलपमेंट चाहिए और सब करप्शन भी फ्री चाहिए। बिल्कुल करप्शन और कई सारे विकास के मुद्दे हैं, रोजगार के मुद्दे हैं। इन्हीं सारे विषयों को ध्यान में रखते हुए जो आज गोवा के मतदाता हैं वो अपने अपने मतों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। देखिए, इस वक्त पणजी के कैसे ही बूथ सेंटर पर मौजूद है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुबह से ही जो मतदाता हैं वो अपने घरों से बाहर निकले हैं और वोट डालने के लिए, अपना कीमती वोट डालने के लिए जो है यहाँ पर बूथ सेंटर पर पहुंच। आपको याद होगा कि कोशिशें बहुत की थी यहाँ पर समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने की, लेकिन बात नहीं बन पाई थी। ये भी कहा उन्होंने कि दलितों की जरूरत ही नहीं है अखिलेश यादव को। हालांकि अखिलेश यादव ने साफ कहा था कि भाई की तरह मानते हैं उन्हें, चाहे तो वो आ सकते हैं। और इस गठबंधन में, क्योंकि उन्होंने आरएलडी से किया हुआ, छोटे छोटे दलों से समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया है, तो उन्होंने साफ कहा था कि अगर चंद्रशेखर आना चाहे तो आ सकते हैं, साथ दे सकते हैं भाई की तरह। तो यहां पर आज दूसरे चरण का जो मतदान है वो चल रहा है। सुबह 11 बजे तक के जो आंकड़े हैं वो हम बता चुके हैं। 11% मतदान हो चुका है, आज 55 सीटों पर है। और सबसे अहम चीज है कि इसमें भी अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आखिर वो कौन से मुद्दे हैं जिनको एक प्रभावी तौर पर माना जा रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी जिस तरह पिछली बार मजबूत रही है इन सीटों पर, 38 सीटें जीती थी, क्या इस बार का जो आंकड़ा है, हालांकि देखिए कोई भी पार्टी या फिर कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो इस चीज को स्वीकार करे कि वोटिंग में या फिर रिजल्ट के दौरान उनकी पार्टी या फिर उनका प्रत्याशी जो है वो कमजोर है, लेकिन आश्वासन ही जरूरी नहीं है। मतदाता जिस तरह से घर से निकल रहे हैं, वोट दे रहे हैं, उसके बाद मतदाताओं में एक विक्ट्री साइन जो दिखाते हैं, वो बताते हैं कि किस तरह से आप सरकार में तो जा सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अहम है कि मतदाताओं के हाथ में ही वो चाबी है जो सत्ता तक पहुंचती है। गर्ग साहब, अक्सर देखते हैं कि जब जाते हैं, इनसे बातचीत करते हैं, मतदाता पोलिंग बूथ पर एक विक्ट्री साइन दिखाते हैं, बताते हैं कि देखिए आप चले जाइए, लेकिन जो मेन चीज है यानी सत्ता की चाबी जो है वो मतदाताओं के हाथ में ही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मतदाताओं के पास सत्ता की चाबी ना हो तो नेता लोगों को तो बिल्कुल बेलगाम हो जाएं। यानी 5 साल बाद ही सही सत्ता के सारे जो चाहने वाले नेता हैं, पार्टियां हैं, उनके पास उनको आना तो आखिर मतदाताओं के पास ही पड़ता है। इसलिए इसमें तो कोई दो राय नहीं कि मतदाताओं के पास चाबी। लेकिन मैं मान के चलता हूँ, मैं आपके इस चैनल से अपील भी करना चाहता हूँ, सभी मतदाता शायद इस बात को समझते नहीं है या मानते नहीं है। अभी भी हमारा जो वोटिंग परसेंटेज है वो 60, 65, 70 मैक्सिमम इसके आसपास जाता है, तो बाकी 30% लोग वोट नहीं करते। चाबी तो उनके पास भी है और कहीं ना कहीं उनकी उदासीनता के कारण ही बहुमत की सरकार बनने के बाद भी बहुमत लोगों की सरकार नहीं बन पाती। तो मैं आपके चैनल से अपील करना चाहता हूं सभी साथियों से, सभी मतदाताओं से, कृपया करके अपने घरों से बाहर निकलें और जिसको भी देना चाहें उस पार्टी को वोट दें और अपनी मर्जी की सरकार बनाएं।
गर्ग साहब, क्या लग रहा है? देखिए, इस बीच हमने देखा कि किसान आंदोलन का मुद्दा भी उठा, जाट समुदाय का मुद्दा भी उठा। बीजेपी ने तो पुरजोर कोशिश की, 250 से ज्यादा जाट मतदाताओं को का जमावड़ा दिल्ली में रखा गया। गर्ग साहब, मेरे सहयोगी बरेली से इस वक्त जुड़ चुके हैं, आपके पास मैं फिर वापस आऊंगी। अरुण जायसवाल जुड़े हुए हैं मेरे साथ बरेली से। अरुण, 12 से ज्यादा का वक्त हो चुका है। अब सुबह हमने देखा काफी धीमी थी रफ्तार मतदान की, अब क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं आपको बरेली में? मैं तस्वीरें कैमरे के माध्यम से आपको दिखाना चाहता हूं। बरेली कैंट का ये क्षेत्र है और यहाँ पर मतदान जो दोबारा हम कोशिश करेंगे अरुण से बातचीत करने की। गर्ग साहब, हम बात कर रहे थे कि कई मुद्दों को उठाया गया, जातिगत समीकरण बैठाने की कोशिश की गई। देखा यह गया कि जाट समुदाय के कई नेताओं ने अपना पाला बदल लिया। उसके बाद दलितों की भी बात आई। चंद्रशेखर रावण अभी प्रेस से बातचीत कर रहे थे, उन्होंने तो सीधे सीधे अखिलेश जी के ऊपर इल्जाम लगा दिया। क्या लग रहा है, ये जो समुदाय है, ये जो जातिगत समीकरण है, क्या नेताओं के पार्टी बदल देने से साध लिए जाएंगे? मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी ये जो नेता हैं, खासकर विशेष जाति के नेता अपने आप को जो समझते हैं, उनको क्यों ये भ्रम में रहते हैं कि उनके जाति के सभी लोग उनके पीछे चलते हैं। वो जिस पार्टी के लिए हाथ खड़ा करेंगे वहीं पे बाकी लोग जाएंगे, चाहे वो चंद्रशेखर जी हों, चाहे वो जयंत चौधरी हों, चाहे वो अखिलेश जी हों, या बाकी बीएसपी के मायावती जी हो, या बाकी लोगों कोई भी हो। मेरा ये मानना है कि सभी जाट जयंत चौधरी के साथ नहीं है। सभी दलित समुदाय के लोग, अगर कहा जाए, चंद्रशेखर रावण या मायावती के साथ नहीं है। सभी यादव जाति के लोग अखिलेश दास के साथ नहीं है। अगर ऐसा होता तो 2017, 2014, 2019 भारतीय जनता पार्टी कभी भी लाभ की स्थिति में नहीं आती। तो ये बात उन लोगों को भी समझ लेनी चाहिए। जहाँ तक सवाल है कि जो मौजूदा चुनाव है उसमें जाट किधर जाएगा, दलित किधर जाएगा, मुस्लिम किधर जाएगा, देखिए ये तीनों फैक्टर तो इसमें हैं, लेकिन सवाल ये है कि वो तीनों फैक्टर सिर्फ इस कारण से जाएंगे कि एक जाट नेता उधर है या एक दलित नेता उधर है या एक मुस्लिम नेता उधर है, इस कारण जाएंगे, या वो ये देखेंगे? कुल मिलाकर ठेकेदार बनने की जो तमाम राजनेता कोशिश कर रहे हैं, उनका भ्रम टूट भी सकता है। हमारे साथ अरुण जायसवाल भी जुड़े हुए हैं बरेली से। हम आपके साथ चर्चा को अभी जारी रखेंगे, लेकिन एक बार अरुण से पूछ ले। अरुण, अगर हम वहां के समीकरण देख लें तो आंवला सीट पर भी देखिए बरेली में बहुत ज्यादा रोचक हो चला है मुकाबला। यहाँ धर्मपाल सिंह और यहाँ पर राधा कृष्ण जो कि समाजवादी पार्टी से हैं, धर्मपाल सिंह जो कि बीजेपी से, दोनों पहले भी विधायक रह चुके हैं। मुकाबला बहुत ज्यादा कड़ा है इन दोनों के बीच। क्या लगता है, अन्य दल का भी मुकाबला यहाँ पर कड़ा होता नजर आ रहा है या मुख्य मुकाबला इन दोनों के बीच ही है? जी, मैं इसमें बात करता हूँ बरेली के कैंट क्षेत्र की। यहाँ पर जो इस समय समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, अभी कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जो एरन परिवार है, उस समय इनका पकड़ बहुत ज़्यादा तेज दिखाई दे रही है। मैं अभी क्षेत्र की बात करता हूँ, इसमें से 2 ही पार्टियां कांटे पर दिखाई दे रही हैं, बीजेपी और समाजवादी पार्टी। अन्य पार्टियों का यहाँ पर लोग नाम भी नहीं ले रहे हैं और लोग अपनी वोटिंग जो है मशीन के अंदर दे रहे हैं और अभी सारी चीज़ें गुप्त रखी जा रही हैं और लोग जो है बोलने से कतरा भी रहे हैं अभी। जी, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और इस वक्त सहारनपुर में ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा ने एक रिपोर्ट भेजी है, वो भी दिखाते हैं आपको। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के मतदान को लेकर के लगातार जो है वोटिंग चल रही है। इस वक्त मौजूद हैं हम सहारनपुर में और पोलिंग स्टेशन की अगर बात करें, लगातार जो आपको तस्वीरें इस तरीके से दिखाई दे रही हैं, मतदान जो है वो यहां पर तेजी के साथ चल रहा है। अगर इस वक्त मैं बात करूं जो तकरीबन 10 बजे का वक्त होने को है और वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो 12.4% वोटिंग जो प्रतिशत है वो यहाँ का हो चुका है। कुछ मतदाता हमारे साथ हैं, आपसे जानना चाहूँगा, 90 वर्ष की आपकी उम्र हो चुकी है, आप मतदान केंद्र पे आए हैं वोटिंग करने के लिए, किस तरीके की बदलाव की बयार देख रहे हैं? क्या समस्याएं हैं बुनियादी यहाँ की? किन मुद्दों के आधार पे आप वोटिंग कर रहे हैं? यहाँ विकास अच्छा हो रहा है, जो पहले यहाँ नहीं था, अब पिछले 5 साल में अच्छा विकास हुआ है। हमारा शहर जो है ये एक बहुत अच्छी, चारों तरफ से हरियाली, नई इंडस्ट्री, व्यापारियों की सुविधा, बहुत अच्छा काम हुआ है। काम अच्छा हुआ है। एक और बात, लगातार जब मेरी कुछ लोगों से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर के जो सरकारी अस्पताल हैं, स्कूल हैं सरकारी, वहाँ काम नहीं हो पाए ढंग से, क्या वो कमी रह गई है यहाँ पे? मैंने देखा है अस्पतालों में भीड़ अक्सर ज़्यादा होती है, इसलिए कि परेशानी ज़्यादा, पेशेंट ज़्यादा होते हैं ना, तो सुविधा जो है वो जो सरकार की तरफ से आती है वो उतनी होती है, तो उसका लाभ तो उसी तरीके से ही सबको पहुंचेगा। और अगर हम उम्मीद से ज़्यादा कोई हम सोचें तो ये हमारे लिए ठीक नहीं होगा।
आपसे जानना चाहूँगा कि लगातार बात चल रही है सूबे में बदलाव को लेकर के। जाहिर सी बात है, जब लोकतंत्र का ये उत्सव आता है तो हर कोई बदलाव की बात करता है। किस तरीके की बदलाव की उम्मीद आप करते हैं? क्या बदलाव होना चाहिए सहारनपुर की अगर मैं बात करूँ? सर, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है हमारा और यही उम्मीद हम आगे करते हैं। और बदलाव यही है कि शहर में विकास हो और ज़्यादा विकास हो और इंडस्ट्री लगें और रोज़गार के अपना पैदा हो और व्यापारियों को भी सुविधा दी जाए। बस ये विकास चाहते हैं हम। बिल्कुल। तो यहाँ पर दोनों ही जो मतदाताओं से अगर मैं बात करूँ तो दोनों ही मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। 90 वर्ष की उम्र में ये पोलिंग बूथ तक पहुंचे थे, अपने मत का प्रयोग किया। जाहिर सी बात है हर कोई बदलाव की बात कर रहा है। कैमरामैन शिव कुमार भारद्वाज के साथ गौरव मिश्रा।